Hello students, welcome to the solution of ISC Chemistry 2024-25 section D. This is fourth video. So we will start with the question number 19. For question number 19, you can see that they are asking for picric acid formation in the first part. Because they have mentioned कि above mentioned from phenol which acid is formed, so they have mentioned picric acid, so we have to perform the reaction of the picric acid. So you can prepare the picric acid from the phenol, direct nitration of the phenol with concentrated nitric acid, so you will get the 2,4,6 trinitrophenol, that is called picric acid. ठीक है, तो रिएक्शन तो हम देख ही लेंगे, डोंट वरी अबाउट द रिएक्शन. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर टू एलिफेटिक एल्कोहल. तो ये भी बड़ा सिंपल है, फिनॉल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड एलिफेटिक एल्कोहल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. दैट्स वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक इन नेचर. और इसका दूसरा रीज़न हम ये दे सकते हैं कि एच रिलीज करने के बाद जो फिनॉल है इट विल फॉर्म अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन, और एलिफेटिक एल्कोहल कैन नॉट डू दिस वन. दैट दिस इज द आंसर. थर्ड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो वी हैव टू फॉर्म कन्वर्जन फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. डॉस प्रोसेस है, ये भी बड़ा इजी प्रोसेस है. इसकी रिएक्शन भी मैं आपको शो कर देता हूँ. ठीक है, तो पहले हम पहले तीन इक्वेशंस के जो है डिटेल आंसर्स देख लेते हैं. तो एक तो ये थी जो पिक्रिक एसिड हमें फॉर्म करनी है. द पिक्रिक एसिड इज देयर कि फिनॉल में नाइट्रेशन करनी है हमें. नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें हमने H2SO4 नहीं डालना, और यहाँ पे तीनों पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा. इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं. दूसरा क्वेश्चन में शायद एसिडिक रिएक्टर नहीं पूछा था, दे आस्किंग फॉर द विच वन इज मोर सॉल्युबल. सॉल्युबल कौन सा है, ये सेल लेस सॉल्युबल. तो फिनॉल लेस सॉल्युबल बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसमें बेंजीन पार्ट प्रेजेंट है और वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है. हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, नॉन पोलर नेचर. उसके बाद अगर हम देखें कन्वर्जन थी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं एक्सेस में विद हाई टेम्परेचर. तो यहाँ पे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, फिर ना Na को हटाने के लिए हम इसको HCl डाल देते हैं, NaCl बाहर, और H लग के इसको फिनॉल बना देगा. क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफिकेशन टाइप क्वेश्चन है, कि जिसमें आपको A और B आइडेंटिफाई करना है. हिंट क्या दिया है आपको कि C4H10O है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, जिसमें आपको पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट दे रहा है. तो पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट का मतलब ये कि अल्कोहल है, और जो अल्कोहल तो है साथ में 5 मिनट्स का रूम टेम्परेचर दे रहा है. ये कि जो टेस्ट है वो 5 मिनट्स में आता है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए होता है. ठीक है, जिन बच्चों ने भी अल्कोहल पढ़ा होगा उसमें पता होगा. तो कंपाउंड ए अपॉन ऑक्सीडेशन, अब ये तो पता लगा सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है कीटोन. और कीटोन कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा टॉलरेंस टेस्ट को. तो 4 कार्बन वाला ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, और ये जो बी कंपाउंड होगा वो हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉन. तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये कीटोन बन जाएगा, दोनों एच निकल जाएंगे और ये ब्यूटेनॉन हो जाएगा. फिफ्थ कंपाउंड अगेन फिर से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टाइप का है. इसमें आप देख सकते हो कि दे हैव मेंशन जिंक, मर्करी और HCl. दैट इज क्लीमेंशन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लीमेंशन रिडक्शन करेगा, एल्केन बनाएगा. किस कंपाउंड की, जो बी बना, मतलब कीटोन को रिड्यूस करके वो C बना रहा है, जो कि हमारा क्या होगा, ब्यूटेन होगा. राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन. उसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी है. बस बी तो हमने पहले बना ही लिया था ब्यूटेनॉन, इसमें हमने डाल दिया जिंक मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जो इसे N ब्यूटेन बना देगा. इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो सीधा हमारे पास 19 के बाद 20th क्वेश्चन आ जाएगा. तो 20th में आप देख सकते हो कि इसमें फर्स्ट 3 पार्ट्स आर देयर. फर्स्ट है टाइटेनियम 3 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर कलर्ड, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कौन होगी 3D1 4s0. टाइटेनियम 4 पॉजिटिव सॉल्ट कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 3D0 4s0. ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज, क्योंकि द साइज ऑफ द एलिमेंट्स जो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ इजी टू फॉर्म द अलॉय फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट. सिमिलर एटॉमिक रेडियस यहाँ पे आंसर आ जाएगा. पिंक कलर जो है KMnO4 का, वो टर्न्स कलरलेस व्हेन रिएक्ट विद द मोहर सॉल्ट, क्योंकि मोहर सॉल्ट यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, और KMnO4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, MnO4 नेगेटिव रिड्यूस हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव में, तो दैट्स वाई रिडॉक्स रिएक्शन इज देयर. ये आपको कंप्लीट द इक्वेशन है. तो ये तो आप देख सकते हो कि सीधा मैंने स्टोइकियोमेट्री को लगा दिया 2 3 5, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो CO2 और H2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा. और ये H2S है, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू द सल्फर. बाकी K2SO4 क्रोमियम सल्फेट और 7H2, ये जो आप देख सकते हो, दिस इज द आंसर. यू कैन मैच योर आंसर. ये आपने भी यही कर रखा है. क्वेश्चन नंबर 21, इसके 2 पार्ट्स थे. क्वेश्चन नंबर 20 का भी कोई ऑप्शन नहीं था. सीधा हम चलते हैं 21 पर. तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ, यानी कि ये सॉल्यूशन चैप्टर से हमारे क्वेश्चन है.
तो सीधा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ रेड ब्लड कार्पसेल्स आरबीसीज को हमने 5% NaCl सॉल्यूशन में डाल दिया है। तो ये श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। जितना डिफरेंस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे हमें वी हैव टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल कि आपको अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, यानी कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। गिवन मास है आपके पास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा इसका मास देख के। 1 लीटर वाटर गिवन है तो हम इसका फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जिन बच्चों को पता होगा, I इंटू कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी इंटू R इंटू T होता है। वेंटो फैक्टर लेंगे क्योंकि Na2SO4 है, तो Na2SO4 जब टूटता है तो आपको पता है जो Na2 है वो टूटेगा आपका 2 Na पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन में। तो जो नंबर ऑफ आयन्स है वो 3 हैं, तो I भी 3 हो जाएगा आपका, इसलिए 3 लिखा है। गिवन मास 40 ग्राम था, मॉलिक्यूलर मास अगर हम Na2SO4 का निकालेंगे तो 142 निकल जाएगा। वॉल्यूम 1 लीटर था तो उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया ml में। R गिवन था आपको 0.081 और टेम्परेचर भी गिवन था। सारी कैलकुलेशन करके आपके पास 20.67 ATM आंसर आ जाएगा। कहते हैं आप इसको डीसैलिनेशन सी वाटर कर दो रिवर्स ऑस्मोसिस करके और कन्वर्ट इनटू द ड्रिंकिंग वाटर। तो आपने बस इसमें अप्लाई करना है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको पता है कैसे होती है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, उससे ज़्यादा प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है। इस टाइप का सेटअप होता है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इस साइड हमने इम्प्योर वाटर यानी कि सी वाटर रखा है, यहाँ फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पे आपने एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगाना जो मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिससे सारा पानी जो है ऑल द वाटर जो है वो प्योर मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। सारा का सारा जो वाटर दैट इज ट्रैवल फ्रॉम द सी वाटर साइड टू द फ्रेश वाटर। सॉल्यूट यहीं रह जाएगा, इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पर। लास्ट पार्ट है इसका और पार्ट जिसमें द आस्किंग फॉर द व्हाट विल बी द वेपर पोर्शन ऑफ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, PS निकालना। गिवन मास गिवन है सॉल्यूट का 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का 180 होता है और सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास 18 होता है और जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है वो 32.8। तो रियलिटी लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला इसका फॉर्मूला लगेगा, जो कि फॉर्मूला होता है P0A - PS अपॉन PS इज इक्वल टू W2/M2 इंटू M1 डिवाइड बाई W। कई बच्चे यहाँ पे P0A लगा के भी फॉर्मूला कर लेते हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट आंसर सही आएगा, पर जो करेक्ट फॉर्मूला है वो यही होता है, ठीक है। इसमें इम्प्रोवाइज्ड फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे हमने जो PS निकालना तो उसको कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है। P0A डिवाइड बाई PS -1। गिवन मास था सॉल्यूट का 10 ग्राम ग्लूकोज का, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180, वाटर का मास होता है 18 और 90 होता है उसका गिवन मास। तो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो ये तो सीधे सीधा क्रॉस हो जाएगा, 1/90 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज पुट की हमने 32.8 -1 PS। उसके बाद ये 1/90 जो होता है 1/90 करोगे तो ये 1.011 कुछ आ जाएगा। तो मतलब जो भी कैलकुलेशन, अगर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन देखो तो ये कैलकुलेशन की हमने, जो -1 है उधर जाके +1 हो गया है, उसका फिर हमने एलसीएम वगैरह लिया तो 1.011। तो ये PS उधर चल जाएगा 1.011 32.8 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 32.44 mmHg। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसका भी ये आंसर होगा वो करेक्ट में चला जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट, अब उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। और ये है 12.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन 175 ग्राम ऑफ वाटर गेव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100.70 डिग्री सेल्सियस। तो ये TS है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वेंटो फैक्टर लगेगा नहीं, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, KB गिवन है। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो पहले तो डिफरेंस निकाल लेंगे डेल्टा TB वाला, TB - T0, ठीक है। तो TB मतलब TS मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 100 - 70 गिवन है। वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस होगा 0.70 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला होता है हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू गिवन मास मोल होगा, मतलब मोलैलिटी होता है यहाँ पे। बस वैल्यूज पुट करो, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है M2 सॉल्यूट का, तो ये इधर चल जाएगा, डेल्टा TB इधर ले आएंगे। बस सारी वैल्यूज पुट करनी है। KB आपको गिवन था, गिवन मास 12.5 था, जो डेल्टा TB हमने निकाला 0.70 था 100, और जो सॉल्वेंट का मास था वो कितना था 175 ग्राम वाटर था। ये सारी कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा 53.06 ग्राम पर मोल। दैट इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट हेनरीज लॉ था, वाई आर सोडा वाटर पोटेंशियल अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतनी सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस की ज़्यादा होगी। थैंक यू। तो ये था हमारा पूरा ISC का बड़ा सिंपल सा पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर था, मतलब कह सकते हो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों में। थैंक यू।